मम्मी जी, ये लड़की देखो ना कितनी सुंदर है। मुझे तो अपने अक्षय के लिए बहुत अच्छी लग रही है। तुझे तो सारी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं बहू। पता चला वो लड़की हमारे घर में आए और हम दोनों को ही गंजा करके भाग जाए। अरे नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं। भला हम दोनों को गंजा क्यों करेगी, हमने क्या बिगाड़ा है उसका। पर जो भी है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है माँ जी, मान जाओ ना अक्षय जी के लिए। अच्छा बहू ठीक है, जाकर अक्षय को तो दिखा। अगर वो मान जाता है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, अक्षय जी को तो मैं यूं मना लूंगी। देवर जी, ये लड़की तो देखो कैसी लग रही है ये लड़की। अरे भाभी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे देवर जी मान जाओ ना प्लीज। देखो अकेले काम करते करते मेरे हाथ कितने घिस गए हैं। एक पार्टनर आ जाएगी तो मुझे आसानी हो जाएगी ना। प्लीज देवर जी प्लीज। अरे मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भला कब तक कवारे रहेंगे आप। अब तो मुझे भी इस घर में एक साथी की बहुत कमी महसूस होती है देवर जी। कम से कम मुझसे बातें करने को तो कोई होगा ना। अच्छा भाभी, कहाँ है फोटो, दिखाओ मुझे। ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। लड़की तो मुझे पसंद है, बाकी आप माँ से पूछ लो। अरे सासू माँ से मैंने कब का पूछ लिया है। ठीक है अक्षय जी, अब मैं इन लोगों को हाँ कह देती हूँ, सही रहेगा ना। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। सुमेधा और अक्षय की शादी हो जाती है। दया ने तो खुशी खुशी सुमेधा और अक्षय की शादी करवा दी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि सुमेधा किस बला का नाम है। आओ आओ देवरानी जी, आप इस घर में आ गई, मुझे तो एक सहेली ही मिल गई। वो क्या है ना जिठानी जी, अब मुझे सहेलियां बनाने की आदत नहीं है। सहेलियां तो आस्तीन का सांप होती हैं, डस जाती हैं इंसान को। अच्छा, अगर आप लोगों की ये सारी बातें खत्म हो गई हों तो क्या अब मैं कमरे में जा सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है खड़े खड़े। हाँ बहू, तू कमरे में जा। जा बहू, जाकर इसे कमरा दिखा दे। अरे हाँ हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मैंने सीढ़ी वाला कमरा साफ कर दिया है। चलो सुमेधा, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। क्या कहा, सीढ़ी वाला कमरा। नहीं नहीं बहू, सीढ़ी वाला कमरा तो बहुत छोटा है। तू वो बड़ा वाला कमरा, अरे वो तेरा कमरा, हाँ वही, तू वो वाला कमरा छोटी बहू को दे देना। और जब तक के लिए तू ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जा। नई बहू है, अच्छा थोड़े ही लगेगा, उस वाले कमरे में तो टॉयलेट भी नहीं है। बेचारी दया, उसने देवरानी आने के बाद जितने ख्वाब बुने थे सारे सपनों पे पानी फिर रहे थे। उसने सुमेधा को अपना कमरा दे दिया और खुद ऊपर वाले कमरे में रहने चली गई। ऊपर वाला कमरा काफी गंदा था और दया गर्भ से थी। कमरा साफ करते हुए उसे बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगी। आछू, 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 आछू। हे भगवान, ये कितनी सर्दी हो गई अचानक से मुझे। इतना गंदा कमरा साफ कर रही थी। मेरी तो हालत खराब हो रही है, अब मुझसे नहीं होता साफ। दया, तू ये कहाँ फंस गई। दया नीचे जाकर सुमेधा से कहती है, सुमेधा मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है ऊपर कमरे साफ करते हुए। क्या तुम एक काम कर सकती हो। दरअसल मुझे प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से। तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओगी। मैं कुछ दिनों के लिए नीचे वाले कमरे में रहना चाहती हूँ। अच्छा, जब जा नहीं सकती ऊपर तो माँ जी के सामने झूठ झूठ क्यों कहा था कि मुझे इस कमरे में डाल रही हो। अब जहाँ रह रही हो वहीं रहो, मैं नहीं जा रही कहीं। दया उदास होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसके पति रमेश ने कहा, दया, मैं जानता हूँ मुझे ये बात तुम्हें तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं कह देता हूँ। देखो, नई बहू घर में आई है तो हमें मिलजुल कर रहना होगा, है ना। तुम उससे बातचीत करके हर चीज़ शेयर करना। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो, वो अभी नई है इस घर में, हमें मिलजुल कर काम करना होगा, है ना। बाकी तो तुम बहुत समझदार हो, मुझे पता है। ये सब सुनते ही दया को बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। अरे क्यों भाई, बस मैं ही क्यों ख्याल करूं कि कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो। कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकता कि मुझे भी किसी चीज़ से तकलीफ हो सकती है। इस घर में किसी को कोई मतलब नहीं, मैं मर रही हूँ या सड़ रही हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे दया, क्या हो गया। मैंने तो बस एक बात कही थी। हाँ तो ठीक है ना, आइंदा से इस तरह की बात मत करना। अगले दिन
बहू, दया बहू, इधर आ। अरे सुन, देख छोटी बहू, आज नई नई दुल्हन है, उससे पूछ ले कि आज नाश्ते में क्या खाएगी और बना दे उसके लिए। समझ में आ रही है ना? हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। पर मुझे आपसे एक बात कहनी थी। ये बार बार मैं जो सीढ़ियों से उतर रही हूँ ना, इस वजह से मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे धीरे बोल बहू, छोटी बहू सुन लेगी तो उसे लगेगा तो उसे ही सुना के बोल रही है। अच्छा वैसे थोड़े ही दिन की बात है, 1 महीना रुक जा, उसके बाद मैं उससे कह दूंगी, वो ऊपर चली जाएगी। बस बहुत हो गया माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। यहाँ मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे क्या हो गया बहू, तमाशा क्यों कर रही है? अरे भाभी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? देवर जी, अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। जब मैं एक कमरा मांग रही हूँ कि मुझे उस कमरे में रहने दो, पर मुझे कोई उस कमरे में नहीं रहने दे रहा। अरे मैं कोई शौक से थोड़े ही कह रही थी, वो तो मुझे तकलीफ होती है इस वजह से मैं कह रही थी। अरे तो आपसे किसने कहा भाभी कि आप ऊपर रहो? आप हमारे कमरे में रह लो ना, हम रह लेंगे आपके कमरे में। नहीं नहीं देवर जी, पहले जाकर आप सुमेधा से बात कर ले, वरना वो मुझे उस कमरे से धक्के मारकर ना निकाल दे। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बेफिक्र उस कमरे में जाकर रह सकती हैं। मैं सुमेधा से बात करता हूँ। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा सगी तुमको तुम्हारी भाभी हो रही है? नहीं सुमेधा, बात वो नहीं है, अगर भाभी को दिक्कत है तो तुम्हें उन्हें कमरा देना चाहिए था ना। अच्छा, अब तो तुम्हारी भाभी बहुत खुश होंगी हम दोनों के बीच लड़ाई लगवा कर। अच्छा, तुम उनके ऊपर लड़ाई का इल्जाम लगा रही हो जिसने तुम्हारी मुझसे शादी करवाई? अरे मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था, वो तो भाभी ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। पर भाभी भी आज तुम्हारे ऊपर पछता रही होंगी कि उन्होंने किस लड़की को बहू बनाकर इस घर में लाया है। अब सुमेधा को उसकी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे भाभी को अपना कमरा ऑफर करना चाहिए था। मैं कितनी पागल हूँ। सुमेधा और दया ने आपस में एक दूसरे से माफी मांगी और फिर दोनों देवरानी जेठानी आपस में मिलजुल कर रहने लगी। अरे चल चल बहू, जल्दी जल्दी दरवाजे से अंदर आ और सारे के सारे गेट बंद करो और जल्दी से जल्दी एसी चलाओ, गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। अरे अरे एक बात तो मैं भूल ही गई। बहू, तू दहेज में क्या लेकर आई है? ये बात सुनने के साथ ही विभा का चेहरा उतर जाता है। माँ जी, पिताजी ने तो कहा था कि दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी मेरे पिताजी मुझे क्या कुछ दे सकते थे, वो तो एक छोटे से किसान हैं। एक किसान भला अपनी बेटी को क्या ही दे सकता है? और आप लोगों की तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी दहेज के लिए। लो कर लो बात। अरे ठीक है, मैंने कहा था कि दहेज देना इतना कोई ज़रूरी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका क्या मतलब है कि तुम खाली हाथ हमारे घर उठकर आ जाओ? अरे बड़ी बहू को देखा था, क्या कुछ नहीं लेकर आई थी वो हमारे लिए? एसी, कूलर, फ्रिज, खैर वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें एक अमीर घर की बहू मिली थी, पर तुम्हारी तरह गरीब लड़की को हम इस घर में उठा कर लाए हैं और दहेज की बात कर रही हूँ मैं तुमसे। मैं ही पागल हूँ। इतना कहने के बाद कमलावती अपने कमरे में चली जाती है। अरे देवरानी जी, आप इतना चिंता क्यों करती हो? माँ जी की तो आदत है हर बात पर दूसरों को सुनाने की। तुम्हें गरीबी का ताना दे रही है और मुझे काम चोरी का देती है। अगर उनकी बात को दिल पे लगाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? अच्छा कमरे में जाओ, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, जाओ आराम करो। कमरे में जाने के बाद विभा जैसे ही कमरे को देखती है तो इतना बड़ा कमरा देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह, ये कमरा कितना बड़ा है और कितना सुंदर भी। जाहिर सी बात है, मैं एक गरीब परिवार से आई हूँ, मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ा है। मैंने तो ये सब कुछ कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी करने के बाद इतने बड़े घर में जाऊंगी। तभी दरवाजे से अनीता विभा के कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, अभी तक सोई नहीं हो? क्या कर रही हो इतनी रात तक? अरे नहीं जेठानी जी, मैं बस सोने ही जा रही थी। पर वो क्या है ना कि एसी की ठंडी हवा में सोने की आदत नहीं है मुझे, बस इसी वजह से बहुत ठंडी लग रही थी, तो बस एक कंबल ढूंढ रही हूँ। अच्छा कंबल? कंबल तो इसी अलमारी में है, तुम ले लेना, ठीक है? वैसे मैं तुम्हें
ये नाइट सूट देने आई थी, ये नाइट सूट रख लो, रात में इसे ही पहनकर सोना, बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अगली सुबह, अरे अनीता बहू इधर आ, जाकर विभा बहू को उठा क्या, आज उसकी पहली रसोई है, खर्राटे मारे सो रही होगी। भला उस करमजली को एसी की हवा नसीब ही कहाँ हुई होगी, यहाँ मस्त एसी में पड़ी हुई है सुबह तक। माँ जी, वो विभा तो कब से रसोई में लगी पड़ी है, कब से पहली रसोई की तैयारियां कर रही है शायद। चलो ठीक है, आज इसके भी हाथ का खाना खाकर देख ही लेते हैं, वैसे तेरे हाथ का खाना खाए तो अरसा बीत गया बहू। मुझे तो आज भी तेरी पहली रसोई याद है, हमें पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या बाहर के कचरे की तरह चीजें मंगाकर खिला दिया था तूने, उन्हें खा खा कर मैं जो बाथरूम दौड़ी हूँ बहू, क्या बताऊँ तुझे, और तू यहाँ खड़ी होकर हंस रही है। तभी विभा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। माँ जी, वो कुछ सामान घट रहे हैं, क्या आप मुझे वो सामान मंगवा देंगी। अरे सामान तो मंगवा दूंगी, पर उसके बाद भी जो तूने मुझे कचरा जैसा खाना बनाकर खिलाया ना, तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, और अगर वहीं दूसरी तरफ तूने अच्छा खाना बना दिया तो तुझे मैं अपना खानदानी हार दे दूंगी। विभा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब माँ जी मुझसे खुश हो सकती हैं। मुझे तो लगा था मेरी गरीबी की वजह से वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं, पर अब मुझे लगता है कि मैं उन्हें खुश कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अनीता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे बाप रे, ये बुढ़िया को तो देखो, अरे कह रही है कि गिफ्ट में दे देती हूँ तुम्हें अपना खानदानी हार, मैं क्या यहाँ फोकट में आई थी। ओह गॉड, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो खानदानी हार तो करोड़ों का है, करोड़ों का हार वो कल की आई देवरानी चुटकियों में ले जाएगी, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। अरे छोटी देवरानी, क्या बना रही हो रसोई में। वो जेठानी जी, पहली रसोई की तैयारियां कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो पहली रसोई बन रही है। अनीता नजर घुमाती है तो देखती है कि वहाँ तो कई तरह के पकवान बन रखे थे, पूड़ियाँ, कचौरियाँ, हलवे, सब्जियाँ, हर तरह के पकवान रखे हुए थे। अरे बाप रे बाप, ये देवरानी तो मुझसे 4 कदम आगे निकली, इसने जरूर उस हार के लालच में ये सब कुछ बनाया है। मुझे शादी करके इस घर में आए 2-3 साल हो गए, पर मुझे तो माँ जी ने कभी हार का लालच नहीं दिया, और इसे आते ही कह दिया कि हार दे दूंगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा देवरानी जी, अब वो माँ जी तुम्हें बुला रही है, शायद कोई काम हो। हाँ जेठानी जी, मैं जा रही हूँ, ज़रा इस पे पनीर की सब्जी चढ़ी हुई है, आप इसे देख लेंगी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे तुम भी कैसी बात करती हो देवरानी जी, तुम जाओ, मैं इसे देख लूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, इस पनीर की सब्जी का तो मैं अभी रूप रंग बदल देती हूँ। अनीता ने पनीर की सब्जी में खूब सारे शक्कर के साथ एक डब्बा लाल मिर्ची का भी डाल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खीर की भी बारी है। खीर में खूब सारे नमक डालने के बाद अनीता हंसती है और कहती है, अनीता, अरे देवरानी जी, तुम बहुत जल्दी आ गई। लो, मैंने पनीर की सब्जी बंद कर दी है, बस तुम्हें इसे परोसना है, ठीक है। विभा ने सबको खाना परोसना शुरू किया। अरे बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, देखकर तो लग रहा है कई तरह के पकवान बना दिए हैं तूने। चल चल बहू, जल्दी जल्दी एक काम कर, जाकर विमल को बुला ला, हम सब मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है। फिर सभी खाना बैठकर खाने लगते हैं। हे भगवान, ये पकवान बनाए हैं तूने। अरे मुझे देखकर तो लगा कि तूने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, पर तूने ये क्या बना दिया है बहू। माँ जी, पर मैंने तो सब देख के बनाया था, ये कैसे हो गया, मैंने सब चीज अंदाज से डाली थी। अभी विभा अपनी जेठानी अनीता को मुस्कुराते हुए पाती है। अच्छा, तो ये सब कुछ जेठानी जी का किया हुआ है। जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो सब कुछ अंदाजे से डाला था, पर ये सब कुछ ज्यादा और कम कैसे हो गया, और खाने का स्वाद इतना कैसे बिगड़ गया। अरे मुझे क्या पता, अब तुम सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। यार कितनी बेशर्म हो तुम, खुद तो खाना बनाना आता नहीं और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। जेठानी जी, अभी भी समय है, मान जाइए कि ये सब आपने ही किया है, वरना मैंने वीडियो बना रखा है, कहो तो दिखा दूं। अब तो अनीता की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, उसने जल्दबाजी से कहा, अरे अरे देवरानी जी, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही किया है सब कुछ। दरअसल मैं जलन में अंधी हो गई थी कि माँ जी वो खानदानी हार तुम्हें क्यों दे रही है और मुझे क्यों नहीं दिया। मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो देवरानी जी। अरे बहू,
तू ये सब कर सकती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी। कामचोर तो तू हमेशा से है, पर ये सब भी तू करने लगी। आगे से ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी मत सोचना बहू, समझ में आई? और हाँ छोटी बहू, ये ले, ये तेरा तोहफा है, हमारा खानदानी हार। क्योंकि मुझे पता है तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया होगा, पर इस बड़ी बहू ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे माँ जी कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह कहेंगी तो जेठानी जी को बुरा लग जाएगा। आगे से वो इस बात का ख्याल रखेगी, वो ऐसा नहीं करेंगी कुछ। अरे नहीं जेठानी जी, मुझे क्या बुरा लगेगा, मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे सुनना ही चाहिए। आपने वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया था, मैं ही जलन में आकर ये सब कर गई। पर कोई बात नहीं, आप ही इस खानदानी हार की हकदार है। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि ये हार आपके पास है। इसके बाद अनीता को भी अपनी हरकतों का एहसास हो जाता है और वो अपनी देवरानी विभा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। कितनी अजीब बात है सरिता, दोनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। कोई सास ससुर का ख्याल नहीं कि सुबह बेचारे भूखे बैठे हैं। अनीता वहां से गुजरती हुई। अच्छा, तो आप लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम आप लोगों की नौकरानियां हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपके बेटे से शादी की है हमने, आप लोगों की गुलामी सर पे नहीं ली। सरिता, इसे कहो चुप हो जाए, ना तो इसे बड़ों से बात करने की तमीज आती है और ना ही बड़ों का आदर करना आता है। अरे क्या हो गया, इतना शोर कैसा? आरती सारी बातें समझ जाती है। अनीता छोड़ना, क्यों इन दोनों से बहस करके सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रही है, चुप हो जा। ससुर जी आपको चाय पीनी है? सासू माँ आपको भी चाय पीनी है? रुकिए मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अनीता बहू से कुछ सीख, अपनी बहन से। एक ही पेट से जन्म लेने के बावजूद कितना अंतर है तुम दोनों में। आरती अनीता को लेकर रसोई में जाती है। अनीता तू क्यों उनकी बातों पर रिएक्ट करती है? वो तो यही चाहते हैं वो हमें कुछ बोले और हम रिएक्ट करें। आरती मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तेरी तरह नहीं कर सकती। सामने मीठी छुरी और पीछे तीखी मिर्ची वाला रोल मुझसे नहीं होता। यार नौकर समझते हैं हमें ना पड़ता है बहन। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देवर जी की शादी करवा देती हूँ। एक लड़की है मेरे नज़र में, गांव की है, सीधी सादी है, गंवार है, हम आसानी से उसे दबा खचा कर रख पाएंगे। ये आइडिया कुछ अच्छा लग रहा है। आरती सरिता को बहला फुसलाकर उमंग के रिश्ते के लिए मना लेती है। उमंग और लावण्या की शादी हो गई। आइए देवरानी जी, आपका ही तो इंतजार था, कब से इस घर में आपकी कमी महसूस हो रही थी। बहू अब उसे अंदर ले जा और फ्रेश होने दे, बहुत देर से खड़े खड़े थक गई होगी। अगले दिन सुबह 4 बजे। सरिता ये रसोई में किसकी आवाज़ आ रही है? कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई? पता नहीं जी, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। जाओ जाकर देखो, आज से पहले तो कभी आवाज़ें नहीं आई। हमारी दोनों बहुएं के तो क्या ही कहने, आखिरी उम्मीद भी नहीं है मुझे कि वो दोनों होंगी। हाजी आप चुप रहिए, मैं देख के आती हूँ। अरे बहू तू रसोई में इतनी सुबह सुबह? माँ जी वो कहा है ना कि मुझे आदत है सवेरे उठने की, तो सोचा सारे काम सवेरे ही निपटा दूँ। हम हुआ गांव में भी ऐसे ही करते थे, सुबह सुबह उठ के लीपा पोती बर्तन सब करके सवेरे ही रख दिया करते थे। तभी अनीता पानी पीने के लिए रसोई में आती है। हे भगवान क्या हो गया, सिलेंडर तो नहीं फट गया? सब रसोई में क्या कर रहे हैं? जेठानी जी हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपको कुछ काम था तो कहिए, वो भी हम कर देंगे। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं तो बस पानी पीने आई थी। दरअसल मैं अब तक सोई नहीं हूँ, अब 4 बज गए हैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। उठने में तो 11-12 बज ही जाएंगे। पानी पीकर आरती अपने कमरे में वापस चली जाती है। अमृता और आरती सुबह 11 बजे सोकर उठती हैं। अरे वाह क्या बात है, सारे काम निपटा दिए। अच्छा है अब हम इन कामों से छुट्टी। अब जब हमारी नई नौकरानी आ ही गई है तो क्यों ना हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, क्यों आरती? अब उनका घर से बाहर रहना लगातार चलता रहता और गरीब देवरानी दिन रात घर पे काम करती रहती।
दिन भर घर पे सारे काम करते करते जब वो थक जाती, फिर कोई दूसरा काम उसकी जेठानियां उसको थमा कर चली जाती। अब देवरानी को भी समझ आने लगा था कि जेठानियां बस उसे नौकरानी ही समझती हैं और कुछ नहीं। हम गांव के जरूर बा, पर इतने भी गवार नहीं। हमको समझ आ रहा है कि ई दोनों हमारा भरपूर फायदा उठा रही। दिन रात हम खट के घर पे काम करें और ई दोनों जाकर बाहर मजे। हम मिलजुल के रहने वाले आदमी बा, ऐसे अकेला अकेला काम ना चलिए। देवरानी जेठानियों को सबक सिखाने का ठान लेती है। माँ जी, हमरे पेटवा में बहुत दर्द हो रहा, अब हम ज्यादा काम ना कर पाई। अरे बहू, तू आराम कर, तू चिंता मत कर काम की, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। वैसे भी सुबह से लगी रहती है, रात को 12 बजे थक हार कर बिस्तर पे जाती है। तबीयत नहीं खराब होगी तो क्या होगा बहू, तू आराम कर, काम की चिंता मत कर। आरती भी अच्छा बनने के चक्कर में अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम करेंगे ना काम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। अब लावण्या कमरे में आराम कर रही थी और दोनों जेठानियों को सारे काम निपटाने के साथ साथ लावण्या का भी देखभाल करना पड़ता था। हे राम, ये सारे काम करते करते मैं मर ही न जाऊं। आरती, तुम कर लेना बाकी के काम, मुझसे नहीं हो रहा, अभी मैं सोने जा रही हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप से मेरा हाथ बताओ वरना बहुत बुरा होगा। दोनों बहनों में हाथापाई हो जाती है और दोनों को बहुत गहरी चोट लगी। हे भगवान, बहू तुम दोनों क्या कर रही हो, छोड़ो एक दूसरे को। हाय दैया, आप दोनों ऐसे झगड़ा नोचा नोची काहे करत बा। हे भगवान, कितना गहरा चोट दिख रहा है इन दोनों के माथे पर। वैसे जो भी है, ये सब हमारा प्लान था, आप दोनों के सबक सिखाने को। अब जब आप दोनों ने झगड़ा झगड़ी कर ही ली है तो मैं आप लोग को बता दूं, काम ऐसे नहीं चलता जेठानी जी। काम ऐसे चलता है कि हम सब मिलजुल कर काम करें। मैं अकेले ही करते करते अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर कौन करेगा काम। आप दोनों से तो काम होता नहीं, तो इससे बेहतर है ना कि हम सब मिल के काम करें। अब दोनों जेठानियों को समझ में आ रहा था कि लावण्या की बात बिल्कुल सही है। लावण्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें इस घर में ये सोचकर लाया था कि हम तुम्हें दबा कर रखेंगे, तुमसे सारे काम करवाएंगे, पर तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हाँ लावण्या, हमने सोचा था कि हम देवरानी नहीं नौकरानी ला रहे हैं, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि एक साथ काम करने में ही भलाई है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इसी जन्म में मुझे ये सारी खुशी दे दी। अब मेरी दोनों बहू को अकल आ चुकी है। इसके बाद दोनों जेठानियां और देवरानी मिलजुल कर रहते हैं और घर के सारे काम मिल बांट कर करते हैं। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। आंचल गुनगुनाते हुए, आज उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। पायल, जल्दी करो, हो गई तैयारी या और करनी है। अरे तुम मायके ही तो जा रही हो। हाँ हाँ, हो गई तैयारी, पता है मुझे, मैं मायके ही जा रही हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। माँ भैया से मिलने की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। अच्छा रोनित, आप मुझे 2 केजी सेब और कुछ फ्रूट्स दे देना। ऐसे ही खाली हाथ जाऊंगी, अच्छा थोड़ी लगता है। आंचल सामान उठाती है और गाड़ी से मायके पहुंच जाती है। कैसी हो माँ, कितने दिन से नहीं मिली आपसे। अरे डेली तो कॉल करती है पगली। तभी चेतना वहां पर आती है। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसी हो आंचल, बच्चों को लेकर नहीं आई। नहीं भाभी, उनका स्कूल था और उन्हें अपने पापा के साथ कोई ट्रिप पे भी जाना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। हाँ, पर ज़्यादा दिन तो नहीं रुकोगी ना। अरे मेरा मतलब है कि बच्चों को छोड़कर आई हो, ज़्यादा दिन कैसे रुक पाओगी। आंचल का मुंह उतर गया। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा यहाँ आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे उसे नहीं पसंद तो क्या, मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे मिलने तो आएगी ना। फिर अशोक भाई है तेरा, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते बेटा। अरे आंचल, तुम आ गई, कई दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। जीजू को साथ नहीं लाई। हाँ, उन्हें काम था भैया। चलो अच्छा है।
चेतना कहाँ गई? कुछ बनाकर खिलाया तुम्हें उसने? अभी बोलता हूँ उससे। तो मैं क्या नौकरानी हूँ यहाँ की? जब कोई आए तो उसकी पसंद का खाना बनाऊं? अरे थक गई हूँ इन सब हरकतों से। हर 2 महीने पे तुम्हारी बहन यहाँ आ जाती है। कैसी बातें कर रही हो चेतना? आंचल बेटी है इस घर की। ये आज भी उतना ही उसका घर है जितना शादी से पहले था। अच्छा, तो फिर तो ये मेरा घर नहीं हुआ ना। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तमाशा मत करो चेतना, आंचल को बुरा लगेगा। आंचल को ये सब देखते ही आंखों में आंसू आ गए। चेतना के रसोई से बाहर आते ही वह देखती है कि आंचल अपने घर को वापस जा रही थी। जा रही हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। बेटी बहुत जल्दी जा रही है, कल ही तो आई है, तो कम से कम 4-5 दिन तो रह ही जाती है। नहीं माँ, ये घर अब मेरा नहीं रहा। शादी के बाद तो वैसे ही मायका पराया हो जाता है। चलती हूँ भाभी, ख्याल रखना अपना। अरे आंचल, तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? जरूर चेतना बहू ने ही इसे कुछ कहा होगा, वरना आंचल तो कह रही थी 4-5 दिन रुक कर ही जाएगी। नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल भैया, मैंने आपकी और भाभी की बातें सुन ली थीं। भाभी को बार बार मेरा मायके आना पसंद नहीं, और सही भी है भैया। शायद मेरी गलती है, मुझे सोचना चाहिए, हमेशा मुंह उठाकर चल देती हूँ। चेतना, मैं भी जानता हूँ, महीने के 15 दिन तो तुम अपने मायके में ही रहती हो। फिर तुम आंचल को क्यों कह रही हो? हमने तो कभी तुम्हें नहीं रोका मायके जाने से, और तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा। अब चेतना को एहसास हो रहा था कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। रुक जाओ पायल, मत जाओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मत जाओ पायल, माफ़ कर दो मुझे, और मेरी बातों को दिल पर मत लेना। और आपने सही कहा जी, हर बेटी को अपने मायके जाने का पूरा अधिकार है। जब मैं मायके जा जाकर 15-15 दिन रह सकती हूँ, तो आंचल क्यों नहीं आकर यहाँ रह सकती? अब जब चेतना को एहसास हो गया था तो आंचल ने कहा, भाभी अभी तो मुझे जाना होगा, मैं बच्चों को भी लेकर नहीं आई ना। फिर अगली बार आऊंगी तो खूब बातें करूंगी। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा आंचल।